हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर दिव्य और आप सबका स्वागत है विजियो नेक्सस बायोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ दिव्य और मैंने जी सेट और गेट क्वालिफाई की एग्ज़ाम। ठीक है। और मेरे नाम पे 2 रिसर्च पेपर भी है ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पब्लिश किए थे। इसके टाइटल और जनरल नेम आपके सामने है। तो ये दिखा के मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी से गाइडेंस दूंगा और मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट के सिलेबस की, जहाँ पर आपका थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। तो हम बात करने वाले द यूकैरियोटिक कमांड सेंटर, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करने वाले, जहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम की हम आज बात करेंगे। इसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। जो भी आपका एक पहला पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। ठीक है। जो पूरी तरीके से सेल के ऊपर है, सेल के ऑर्गेनल्स क्या है, साइटोस्केलेटन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उस सभी को हम आज डील करने वाले हैं। देखिए, पहले तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोट का मीनिंग क्या हो गया। अगर आप बात करें तो यूकैरियोट ट्रांसलेट द डायरेक्टली टू द ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोन का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक को हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें कई चीज़ें जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें फिजिकली सेपरेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होती। प्रोकैरियोट सेल में जो उनका जेनेटिक्स होता है, जो भी उनके क्रोमोसोम होते हैं, वो ऐसे ही सेल में पड़े होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है जो पूरी तरीके से कवर होता है, और उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पे अदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें, ये चीज़ आपको याद रखने की कि द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई द 6% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। जो कि हमारा पूरा टोटल सेल वॉल्यूम है, उसमें से 6% जो हम बात करते हैं स्पेस है, जो वो न्यूक्लियस कवर करता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, द वॉल्ट। देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल डायग्राम और पिक्चर आपको यहाँ पे दिया दिया हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में आइए और इसे विजुलाइज कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। रट्टा मारने की, मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली सभी चीज़ें समझनी है। ठीक है। देखिए, अगर हम वोल्ट की बात करें, वोल्ट का मतलब होता है एक हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ सिक्योर है पूरी तरीके से। तो अगर हम इसका 3D व्यू देखें, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। उसके बाद में ये जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इसके बाहर सेल में होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये हम बात करें तो ये डीएनए है। ठीक है, जो हमें दिख रहा है। और ये बात करें तो ये पूरे का पूरा न्यूक्लियोलस है। ये पूरे के पूरा पिक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है। यहाँ से हमारा 1/4 जो सेक्शन है हमने वो रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये 3D स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। जो ये आपको पोर जैसा दिख रहा है उसे हम न्यूक्लियस पोर कहेंगे, जहाँ से जो हमारी चीज़ें हैं वो एक न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगी। वो हम आगे पढ़ने वाले। देखिए, अगर हम साइज की बात करें तो साइज इज द 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एंड द मार्कर मॉलिक्यूल बात करें तो लीनियर डीएनए, जो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में ये सब लीनियर डीएनए आपको दिख रहा है। देखिए, अगर हम बात करें वॉल्स की, तो ये न्यूक्लियर एनवेलोप है। और जो ये आपको वॉल्स दिख रही है वो ईआर है। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हम इसे बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। वो न्यूक्लियस के पास में ही होती है। हाईली रेगुलेटेड डबल मेम्ब्रेन, नॉट आइसोलेटेड एंड बबल। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, कंटिन्यूस विद द ईआर एंड द स्टफ्ड विथ राइबोसोम अटैच वाया राइबोफोरिन। तो इसका मैं जो आपका पिक्चर है वो आगे दिखाने वाला हूँ, कितनी अच्छी तरीके से हमने, ये जो आपको येलो दिख रहे हैं ना, वो राइबोसोम है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ आप डिफ्रेंशिएट करके देता हूँ दोनों के बीच में। देखिए, आपने 2 चीज़ें सुनी होगी, एक होगा एसीआर और दूसरा होगा आरईआर। ठीक है। एसीआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर का मतलब है रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे स्मूथ कहते हैं, जबकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे, जो प्रेजेंट। ये आपको डिफरेंशिएशन जो मैंने किया है वो आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये होती है अनब्रांच, और ये होता है ब्रांच। वो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम नीट टारगेट की बात करें तो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन आर द 7 to 8 नैनोमीटर थिक, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक मिनट, 7 to 8 नैनोमीटर थिक है, ठीक है। और अगर हम ट्रायलेमिनर अपीयरेंस की बात करें तो जो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाने वाला हूँ। और अगर हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस की बात करें, 20 to 40 नैनोमीटर वाइड और कंटिन्यूस विद द ईआर ल्यूमेन, वो कंटिन्यूस में आपको नीचे दिखाने वाला हूँ एक पिक्चर में। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, यहाँ पे हमें समझने की बहुत चीज़ें है। देखिए पहले तो हम बात करें तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है लेमिन, ठीक है। लेमिन एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, वो भी मैं आपको थोड़ा कर देता हूँ। हम हालांकि हम साइटोस्केलेटन में आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ साइटोस्केलेटन, ठीक है। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो वो तीन है, एक तो माइक्रोफिलामेंट, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो इन चीज़ में हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जनरली इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है, उन दोनों के बीच में इसकी थिकनेस होती है, जिसकी वजह से इन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इसमें हमें एफ एक्टिन देखने को मिले, मतलब जी एक्टिन से बनेगा, मोनोमर होगा इसका जी एक्टिन, जी एक्टिन, और फिर फिलामेंट होगा एफ एक्टिन। जबकि बात करें तो यहाँ पर आपको अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूल मिलेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलेंगे। जैसे कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में आपको लेमिन मिलेगा। अगर हम जो हमारा बाल का सरफेस, उसके अगर हम बात करें तो आपको केराटिन मिलेगा, जो हमारा बाल है, ठीक है। और ऐसे कई जो कि हम बात कर रहे हैं, ऐसे इंटरमीडिएट फिलामेंट की हम बात करेंगे, जो हम साइटोस्केलेटन में डिटेल में बात करेंगे। पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये किस तरीके से बनता है। तो पहले डाइमर बनेगा, उस डाइमर से हम लेमिन फिलामेंट बनाएंगे, जहाँ से वो दोनों फिलामेंट फिर डाइमर बनाएंगे एक दूसरे के साथ फॉर्म होके, ठीक है। और फिर उससे टेट्रामर बनेगा, और टेट्रामर के बाद ये चीज़ें बनने वाली है। जैसे कि हम बात कीजिए कि ये एक लेक्टिन लेमिन फिलामेंट बन गया, फिर ये दो जो लेमिन फिलामेंट हो गए वो एक दूसरे के साथ ऐसे डाइमर बनाएंगे, और उसके बाद आगे जाके यहाँ से उनके साथ क्या होगा कि वो ऐसे टेट्रामर बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। मान लीजिए कि और यहाँ पे एक लेमिन आ गया, फिर यहाँ पे एक और लेमिन आ गया, और यहाँ पे फिर से एक और लेमिन आ गए। तो ये जो हो गए वो सभी के सभी टेट्रामर हो गए, जो आगे जाके आपका पूरे का पूरा लेमिन बनाएंगे, ठीक है। जो हमें आगे काम आने वाला है किस तरीके से, तो ये देखिए टेट्रामर बन गया, और ये क्या करेगा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है,
उस दोनों को एक तरीके से जोड़ के रखेंगे। जैसे ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन में सन प्रोटीन है और आउटर मेम्ब्रेन में कास प्रोटीन है। ये दोनों जोड़ के रख रहे हैं। ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साइटोस्केलेटन फिलामेंट है, फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। ठीक है, ये देखिए लेमिन है, द राइट मेशवर्क बेनेथ द इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट द एंड क्रिटिकल अटैचमेंट साइट्स फॉर द क्रोमेटिन। तो ये क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें देगा और क्रिटिकल अटैचमेंट देगा। और अगर हम बात करें तो ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है कॉल्ड लेमिन, 10 to 14 नैनोमीटर इसका थिकनेस होता है। और लाइन कॉम्प्लेक्स कनेक्ट लाइक द लेमिन सन प्रोटीन एंड द कास प्रोटीन, जो कि हमें यहाँ पे अच्छे से डायग्राम में दिख रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जो भी है अच्छे अच्छे पिक्चर और डायग्राम से पढ़िए, ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सके। ठीक है, जो मैं आपको न्यूक्लियर पोर की बात कर रहा था वो यही चीज़ है। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से डायग्राम किया हुआ है। डायली रेगुलेटेड चैनल्स मूविंग मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस द एनवेलोप। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए वो इसके थ्रू ही, जो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मूव करेंगे या फिर ट्रांसफर हो गए। आर्किटेक्चर फीचर इज द ऑक्टागोनल अरेंजमेंट, 8 सब यूनिट पर स्मोक्स एंड द सेंट्रल ट्रांसपोर्टर। मैसिव अगर हम बात करें स्केल की तो 120 नैनोमीटर का डायमीटर है और ओवरऑल 120 मिलियन डाल्टन चाहिए। ठीक है, इसे बनाने के लिए। और अगर हम बात करें तो टिपिकल मेमेलियन सेल कंटेन 3000 to 4000 पोर्स। एक मेमेलियन टिपिकल सेल में ऐसे 3000 से 4000 जितने पोर होते हैं। समझ गए आप। और अगर हम इसकी बात करें इनसाइड द वॉल, देखिए ये एक तरीके से जो चीज़ है वो हमें मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि हम जीनेटिक्स में पढ़ने वाले। अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो ये जीनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, इसे हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डीएनए पैकेजिंग। देखिए ऐसे हेट्रामर होगा, और 3D मॉडल नहीं है इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा। 2D हम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए। बाकी इस तरीके से होगा। फिर इसके आसपास जो होगा वो ऐसे हमारा डीएनए होगा। वो एक मिनट हम अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पूरा देखिए, मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे पास तो अभी 3D विजुअलाइजेशन इसका नहीं है। मैं जब आपका जेनेटिक्स का मोलिकुलर बायोलॉजी लूँगा, डीएनए आरएनए की बात करूँगा, तब मैं आपको 3D विजुअलाइजेशन वहाँ पे करवाऊँगा। अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो हमारा जो डीएनए होगा वो इस तरीके से इसके ऊपर रैप होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और हिस्टोन आ जाएगा। ये जो हमारा डीएनए होगा वो पूरी तरीके से इसे इसमें रैप होगा। और एक यहाँ पे और स्टोन आएगा। यहाँ पे जो स्टोन होगा वो हो गया H2। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्टोन हमें देखने को मिल रहा है H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पे आगे H2A, H2B और H3 और H4। और यहाँ पे आपका लिंकर स्टोन होगा H1। इस चीज को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, उस न्यूक्लियोसोम में आपका जो ये पूरा का पूरा होगा, जो हमारा डीएनए होगा वो ऐसे बाउंड होगा, जिसे हम बोलेंगे बीट्स ऑन द स्ट्रिंग मॉडल। बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इससे फिर दूसरे जो मॉडल हमें बनेंगे सोलेनोइड मॉडल, वो हम डीएनए पैकेजिंग के दौरान हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वही चीज़ थी। द न्यूक्लियोप्लाज्म हाउस इज all DNA it's associated protecting protein under a electron microscope and interface chromatin appears ellipse। वो सभी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया। ये मतलब ऑक्टामर होगा। ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम होगा वो पूरी तरीके से ऑक्टामर होगा।
ऑक्टामर यानी कि H2A और H2B की दो दो चीजें होगी, मतलब H2A 2, H2AB 2, मतलब 4 हो गए, और H3 2 और H4 2, मतलब कि 4 और 4 ऑक्टामर हो गया। ठीक है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं जेनेटिक्स में आपका डीएनए के वाला पोर्शन करवाऊंगा। अगर हम बात करते हैं तो इनर सेक्टम न्यूक्लियोलस की, तो ये देखिए किस तरीके से आपका जो एक पिक्चर है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। क्लस्टर डीप विथ इन द न्यूक्लियस, इट्स नॉट अ स्टोरेज यूनिट, इट्स अ सेल डेडिकेटेड राइबोसोम फैक्ट्री। तो राइबोसोम फैक्ट्री और किस तरीके से ये वर्क करने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, कोरिलेट डायरेक्टली विद द सेल्स लेवल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी, completely membraneless structure, can occupy 20%, 25% of the molecular volume in highly active cells, और मार्कर मोलिक्यूल इज आरआरएनए। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, देखिए एनाटॉमी ऑफ द फैक्ट्री, आप देखिए कि जो राइबोसोम प्रोडक्शन हैपन इन द टू डिस्टिंक्ट फेस विजिबल अंडर द ईएम। अब फिम्ब्रियर कंपोनेंट की हम बात करें तो वो डेंस एरिया होता है वेयर द अनरेवल्ड क्रोमेटिन लूप्स कैरिंग आरआरएनए जीन्स और नोर। मैं यहाँ पे को एक दो चीज और क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, जो भी हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है यूक्रोमेटिन, और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन होता है वो लेस कंडेंस होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और जो ये हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो मोर कंडेंस होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीज हम क्रोमोसोम में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी यहाँ पे आपको जो नोर की बात हुई थी, ठीक है, उस अगर हम आगे बात करें एक्टिवली ट्रांसक्राइब आरआरएनए की, तो उसकी भी हम बात करने वाले कि वो एक्टिवली ट्रांसक्राइब किस तरीके से। ये जो आपका ऑरेंज कलर का चीज दिख रहा है वो फिम्ब्रिलर कंपोनेंट है, और जो आपका पर्पल कलर का चीज दिख रहा है वो ग्रेनुलर कंपोनेंट है। The assembly zone where newly synthesized rRNA molecules combine with imported proteins to form the ribosomal subunit। ठीक है, तो यही चीज। तो देखिए, ये राइबोसोम हो गया, या तो 70S होता है प्रोकैरियोट में और 80S होता है यूकैरियोट में। ठीक है, ये प्रोकैरियोट और ये यूकैरियोट, तो यहाँ पे दोनों पार्ट हो गए। और ये जो होता है वो एमआरएनए है। जब आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन होता है तभी ये डायग्राम हमें देखने को मिलता है, तभी ये चीज़ें होती है प्रोसेस। यूनिवर्सल इंजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट क्लैम्प टुगेदर ड्यूरिंग द एक्टिव प्रोडक्शन एंड एंटायरली मेम्ब्रेनलेस। उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियोसोम या हम सब मेम्ब्रेन की बात करें तो वो मेम्ब्रेनलेस होते। कंपोस्ट ऑफ आरआरएनए कैटालिटिक राइबोसोम फंक्शन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल, जो कि हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि उसमें जो 3 पार्ट होते हैं वो सब कैसे चीज़ें होती है। देखिए, यहाँ पे जो प्री आरआरएनए वो बन रहा है वो 5S और 40S, यहाँ पर 60S बन रहे हैं। और ये जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो है जो हमारा पोर है, न्यूक्लियस पोर, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साइटोसोल, न्यूक्लियस से साइटोसोल और साइटोसोल से न्यूक्लियस में जब भी कुछ ट्रांसफर होगा तो वो न्यूक्लियर जो पोर होगा, वो न्यूक्लियस पोर उसके थ्रू ही होगा। ठीक है, अब फुली फॉर्म्ड 40S एंड 60S सब यूनिट आर एक्सपोर्टेड सेपरेटली वाया द न्यूक्लियस पोर टू द साइटोप्लाज्म। तो यही चीज़ बता रहा है कि ये देखिए, ये 40S और 60S बाहर जा रहा है थ्रू द न्यूक्लियोसोम पोर, जो साइटोप्लाज्म में जाएगा वहाँ से। ट्रांसपोर्ट रेट इज स्टैगरिंग एंड 5 to 6 राइबोसोम यूनिट पर मिनट पर पोर। एक ही पोर से एक ही मिनट में
पाँच से 6 राइबोसोमल यूनिट ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट उसका क्या है, स्टैगरिंग 5 to 6 राइबोसोमल यूनिट पर मिनट। अगर हम दूसरी बात करें तो ये देखिए डिप्लॉयमेंट एंड फ्री वर्सेस बाउंड। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी, जो मैं आपको बता रहा था, तो वो आगे मैं आपको ऑर्गेनल्स में बताऊंगा कि जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ पर राइबोसोम अटैच है और कहाँ पर नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बात करें, देखिए फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स डिजाइन टू रिमेन फंक्शनिंग विद इन द साइटोसोल। जब तक वो जो कि हमारा चीज है उसमें फ्री है, वो किसी से बाउंड नहीं है, तब तक वो रिमेन फंक्शनिंग विद द साइटोसोल, साइटोसोल में ही रहेगी फंक्शन में। और जब भी वो बाउंड होगी, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सिंथेसाइज इज प्रोटीन डिजाइन फॉर सेलुलर मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स और एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल एंटायरली। या तो वो सेल से बाहर हो जाएगी, या फिर लाइजोसोम या फिर दूसरे जो भी ऑर्गेनल्स है उसके लिए वो वहाँ पे कहीं भी कोई ज़रूरत होगी तो वो यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोटीन डिजाइन फॉर द सेलुलर मेम्ब्रेन, या तो वो सेलुलर मेम्ब्रेन के लिए बने होंगे या लाइजोसोम में, या फिर सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो बाउंड राइबोसोम्स मेक द आरईआर हाई डेंसिटी एंड एलोइंग सेपरेशन वाया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जबकि हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो जो कि ऐसा पोर्शन होता है जिसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो नीचे हमें देखने को मिलेगा, और जो कि लाइट वेट का होता है वो हमें ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये राइबोसोम की वजह से जो आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपको नीचे दिखने को मिलता है, और राइबोसोम की एब्सेंस की वजह से आपको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको ऊपर देखने को मिलता है जब भी आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हम चीज़ बात करें तो जो रेप्लिकेशन होता है, जो डीएनए से डीएनए में होता है, जो कि एक सेल में ही होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए से आरएनए में होता है, और जो कि प्रोसेसिंग होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे आपको कैप दिखने को मिलेगी आरएनए पे, आपको स्प्लाइसिंग होगी जहाँ पे इंट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ एक्सोन ही रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करने वाले जो पॉलीएडिनाइलेशन चेन आएगी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तो वो सभी चीज़ें होगी। और उसके बाद आरएनए बाहर, एमआरएनए जो मैच्योर एमआरएनए मैच्योर आरआरएनए वो बाहर जाएंगे न्यूक्लियस से थ्रू द न्यूक्लियस स्पोर, और साइटोप्लाज्म में जाके ट्रांसलेशन होगा जहाँ पे वो आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट हो गए, आरएनए टू प्रोटीन। उसके बाद भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन के साथ होगा, जहाँ पे एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन जैसी प्रोसेस की जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर हम यूकेरियोटिक लाइफ की बात करें तो वो फिजिकली सेपरेशन, कंट्रोल, प्रोटेक्ट, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, उसी की सभी बात है। और न्यूक्लियोलस बिल्सम मशीन किस तरीके से कि वो जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सभी चीज़ें बन रही है, क्योंकि प्रोटीन ही हमें कहीं पे चाहिए, और जो भी चीज़ें वो प्रोटीन से ही बनती है। और अगर हम राइबोसोम की बात करें तो एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स, वो ऑर्डर में चलते जाते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं उसी से सभी चीज़ें बनती है, जैसे कि एंजाइम हो गए या फिर दूसरी चीज़ें हो गई। तो आपको जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, वहाँ पे आपको राइबोसोम चाहिए। अगर हम एग्जाम टारगेट ट्रैकर की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या देखी, एक न्यूक्लियस में हमने लिनियर डीएनए देखा, न्यूक्लियोलस देखा जहाँ पे आरआरएनए, और राइबोसोम में जहाँ पे आरआरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस यहाँ पर जो हमने एनओआर की बात की, ठीक है। फिर डायमेंशन की अगर हम बात करें, जो एग्जाम में शायद कहीं पे आपको पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस का डायमीटर 5 माइक्रोमीटर है, एनवेलोप की थिकनेस 7 to 8 नैनोमीटर है, पेरी न्यूक्लियर की अगर हम स्पेस की बात करें 20 to 40 नैनोमीटर है, और अगर लेमिना थिकनेस की बात करें वो 10 to 40 नैनोमीटर है। अगर न्यूक्लियर पोर की बात करें तो 120 नैनोमीटर उसका डायामीटर है। तो ये सभी डाटा आपको याद रखने, कभी भी आपको कहीं भी एग्जाम में काम आ सकते हैं, ठीक है। और आपके नॉलेज के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। अगर हम की कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक लेमिन्स हमने देख लिया, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है साइटोस्केलेटन में। लिंक की हमने बात की, जो सन और कास्ट प्रोटीन थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में। हिस्टोन की हमने बात की, जो ऑक्टामर बनाता है, H2A, H2B, फिर H3 और H4, और साथ में H1 इंटरलिंकिंग। फिर न्यूक्लियोसोम की हमने बात की, जो बेसिक क्रोमेटिन यूनिट है। जिस सभी चीज़ें को हम डीएनए, आरएनए जैसे टॉपिक में, जेनेटिक्स में जो जब आएंगे तब उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
मैट्रिक्स में बात करें तो वो जो सेल का 6% कवर करता है न्यूक्लियस अगर स्पेस की, और अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो वो 25% न्यूक्लियर वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक, न्यूक्लियर वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम नहीं है। न्यूक्लियर वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस की। जो न्यूक्लियोलस जो बीच में होता है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, देखिए 25% लिखा है ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, बीच में जो न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर, वो पूरे न्यूक्लियर का 25% कवर करता है। और पूरा ये न्यूक्लियस, वो पूरा न्यूक्लियस सेल का 6% कवर करता है। तो उस इस दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और पोर्स की बात करें तो वो 3000 से 4000 पर सेल होते हैं, जो हमने ऊपर बात की। तो आज हम जो बेसिक हमारा टॉपिक था, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था कि भाई जो हमारा कमांड सेंटर है, वो कमांड सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम में, तो उसे हमने चीज़ की डील की, उसकी आज हमने बात की। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कि हमारे सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स है, जैसे लाइसोसोम हो गए, गोल्गी हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम साइटोस्केलेटन की बात करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बात करने वाले। तो बने रहिए विजुअल एक्सेस बायोलॉजी के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी इससे कुछ सीख सके और इससे उन्हें अच्छा मटेरियल मिले। और आप विजुअल एक्सेस बायोलॉजी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इसकी पीपीटी मिलती रहे, आपको कंटेंट आपके पास हो। ठीक है, और फिर से देखिए, मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि कितने अच्छे आपको जो डायग्राम और पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को और समझ रहे हैं। साइंस में कभी भी आप रट्टा मार के कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसको कॉन्सेप्चुअली समझना ही पड़ेगा। तो ये सब आपके सामने ही है। तो जुड़े रहिए विजुअल एक्सेस बायोलॉजी के साथ एंड एक्सप्लोर द अनसीन।